सभी छात्राओं को नमस्कार, अभिनंदन और आभार। आप सभी छात्राएं लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। वैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो शायद तुम्हें कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमारी कोशिश बराबर बनी हुई है। जो भी आपको क्वेरी हो आप कॉलेज में भी आ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको वही फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल पढ़ा रहा हूँ और भौतिक भूगोल में आपका सेकंड लेसन चल रहा है जिसका नाम है चट्टान या सेल। और उसमें कल मैंने आपको जो बताया था उसमें यानी आपके 3 भागों में 3 प्रकार इसके होते हैं चट्टानों के। 3 प्रकारों में आपका पहला था आग्नेय, दूसरी थी अवसादी और तीसरी थी रूपांतरित सेल। तीनों के जो भी विशेषताएं थी वो आपको समझाई गई थी, बताई गई थी। जिसमें हमने आग्नेय सेल के बारे में बताया था कि इसमें कोई परत नहीं होती है जबकि उसमें परत होती है, जबकि रूपांतरित सेल जो होती है वो दोनों का भाग है। जो अधिक ताप और दाब के कारण यदि कोई अलग से ही चट्टान बनती है तो उसका नाम रूपांतरित सेल कर दिया जाता है। तो आज हम वापस से पहली सेल की ओर आपको लिए चलते हैं जिसका नाम है आग्नेय सेल, और उसका वर्गीकरण हम इस लेसन में इस वीडियो में कर रहे हैं। तो आग्नेय सेल के 3 प्रकार से वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रासायनिक आधार के आधार पर और तीसरा है कणों के आधार पर। पहली बात है उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति कहाँ कहाँ हुई है आग्नेय सेल की। तो मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग हमारे ऊपरी भाग में आग्नेय सेलों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की यानी दिन बढ़ रहे हैं तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में अवसादी सेलों का जमाव होता जा रहा है, तो आग्नेय सेल थोड़ी नीचे जा रही है। तो उसके अनुसार हमने इसको उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया है, आंतरिक सेल और मध्यवर्ती सेल। आंतरिक जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में स्थित है और दूसरे मध्यवर्ती भागों में जो स्थित है। तो पहली बात करते हैं हम आंतरिक सेलों की। जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में एक जमाव के रूप में, एक पैठिक रूप में, मतलब इस प्रकार से जमी हुई है कि आप उनको हिला भी नहीं सकते, किसी भी प्रकार से इतनी कठोर चट्टानें हैं वो कि वो वहाँ पर फिक्स हो चुकी है। तो वो सेलें सभी आपकी आंतरिक सेल के रूप में होती है। और वो हमारे उदाहरण के रूप में यदि हम उनको देखना भी चाहते हैं तो वो आपके ग्रेनाइट या बेसाल्ट के रूप में आपको दिखाई भी देती है। ग्रेनाइट जो आप मकानों में लगाते हैं, ये इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। आग्नेय सेल का सर्वोत्तम उदाहरण आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है आग्नेय सेल के बारे में, तो आप उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल के बारे में आप बताओगे कि ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरी बात आती है आपके मध्यवर्ती भाग, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में, मतलब मध्य के भाग में जो आग्नेय सेल स्थित है वो आपकी कहलाएंगी मध्यवर्ती सेल। अब मध्यवर्ती सेलों में आपके 3-4 भाग इसके कर दिए गए हैं, नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन पढ़े। बैथोलिथ सेल, लेफोलिथ, फैकोलिथ सेल और डाइक। बैथोलिथ, लेफोलिथ, फैकोलिथ सेल और डाइक, ये नाम है और इनको आप अच्छे से पढ़ना है आपको। वैसे इनकी डिटेल, इनका अलग अलग डायग्राम भी है, इनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल है कि बैथोलिथ आपके एक गुंबदाकार आकार में मिलेगी, फैकोलिथ आपको नलिकाकार रूप में मिलेगी, लोपोलिथ नलिकाकार, जैसे एक पेड़ है, पेड़ की जो जड़ें जो रूप में दिखाई देती है वो तो बैथोलिथ रहेंगी। और लोपोलिथ आपके रहेंगे जैसे तना, उसका जो तना रहेगा, पेड़ का जो तना रहेगा वो आपको लोपोलिथ कहलाएगी। और फैकोलिथ आपकी उसकी जो टहनियाँ होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, फैकोलिथ कहलाएंगी। सेल और डाइक, उसके मध्य में जो पत्ते या और फल रूप में आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं वो सेल और डाइक के रूप में दिखाई देते हैं। अब ये कोई पेड़ का उदाहरण नहीं है, इस प्रकार की चट्टानें हैं। जैसे आपके ये पृथ्वी के अंतरतम भाग में आप देख रहे हैं क्या
इस प्रकार से जो भाग आपको दिखाई देगा वो आपका बैथोलिथ का रहेगा। ऐसे ऊपर इस प्रकार से जो भाग होंगे वो सब आपके लोपोलिथ के रहेंगे। इनमें से और छोटी शाखाएं या और छोटे भाग जो बनकर आते हैं वो आपके सब क्या कहलाएंगे, आपके फैकोलिथ कहलाएंगे। और इनमें भी यदि कोई और छोटे रूप में या किसी और रूप में यदि कोई कुछ दिखाई दे रहा है तो वो सब आपके सेल और डाइक होंगे। तो इस प्रकार से इनका एक भाग है जो मध्यवर्ती भाग में ये दिखाई देते हैं, तो इनको हम कहते हैं बैथोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सेल और डाइक। तो इस प्रकार से हमने उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। आंतरिक जो पृथ्वी के अंतरतम भाग में दिखाई देते हैं, मध्यवर्ती जो मध्यवर्ती क्षेत्र में है, और उनको हमने यहाँ पर 5 भागों में विभाजित किया है, बैथोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सेल और डाइक। बैथोलिथ आपके एक जड़ के नुमा आकृति में यानी बैठी हुई स्थिति में दिखाई देती है, लोपोलिथ एक तनय के रूप में, फैकोलिथ डालियों के रूप में, सेल और डाइक पत्ते या फल के रूप में आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब एक हम कल्पना करते हैं, पृथ्वी के अंतरतम भाग में तो हम पहुँचने से रहे, तो हम एक कल्पना करते हैं कि इस प्रकार के भाग है ये। वैसे आपको ये नाम रटने हैं, इनकी डिटेल्स आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आपके नेट, स्लेट या MA फाइनल में जाकर आपको पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका रासायनिक आधार पर, यानी कौन कौन से भागों से मिलकर ये बने हुए हैं, उनका रासायनिक समीकरण क्या है आग्नेय सेल का। तो दूसरे भाग में हम लिए चलते हैं आपको रासायनिक आधार पर। तो इसको यहाँ पर 3 भागों में हमने विभाजित किया है, अम्लीय आग्नेय सेल, क्षारीय या पैठिक आग्नेय सेल या अल्ट्रावैसिक आग्नेय सेल। 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया। पहली नंबर पर आ रहा है आपका अम्लीय आग्नेय सेल। अम्लीय pH मान इसका कम रहता है, लेकिन जो सिलिका की मात्रा इसमें पाई जाती है, सिलिका की जो मात्रा पाई जाएगी यानी लसलसे रूप में ये रहेगा, तो इस सिलिका की मात्रा इसमें रहती है 65 से 85% तक। यानी सर्वाधिक सिलिका की मात्रा आपकी किस में रहेगी, अम्लीय आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा पूछी जाती है। तो सिलिका की मात्रा 65 से 85% के मध्य में आपकी अम्लीय आग्नेय सेलों में रहती है। यदि इसका उदाहरण भी हम बातें करें तो उदाहरण इसका रहेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका उदाहरण रहेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं हम क्षारीय या पैठिक सेल। इसमें जो सिलिका की मात्रा रहती है वो 45 से 65% के मध्य में रहती है, 45 या 65% रहती है, उसे हम क्षारीय या पैठिक सेल कहते हैं। और इसके यदि उदाहरण पूछा जाए तो वो रहता है आपका बेसाल्ट। तीसरे नंबर पर आता है आपका अल्ट्रावैसिक आग्नेय सेल। जो अल्ट्रावैसिक आग्नेय सेल होंगी उन दोनों के मध्य का जो सिलिका की मात्रा होगी, जो 65 या 85 या 45 या 65 के मध्य का जो भाग होगा वो आपका अल्ट्रावैसिक में सिलिका की मात्रा रहेगी, वो रहता है आपका 50 से 60%। 50 से 60% यदि सिलिका की मात्रा है तो वो अल्ट्रावैसिक आग्नेय सेलों के अंतर्गत आती है। और इसका उदाहरण आपका मैसा या बूटी के रूप में या क्वेस्टा के रूप में माना जाता है। मैसा, बूटी या क्वेस्टा क्या है, ये भी आपके एक उदाहरण है। अगले लेसनों में आपको इनके बारे में भी थोड़ा सा बताया जाएगा कि मैसा क्या है, बूटी क्या है, क्वेस्टा क्या है, ग्रेनाइट क्या है, बेसाल्ट क्या है, इनके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। अब आपके तीसरे नंबर पर जो वर्गीकरण किया है हमने कणों के आधार पर किया है, यानी इनके कण किस प्रकार के रहते हैं। तो पहला कण है आपका बहुत बड़े कण। बहुत बड़े कण यदि बड़े बड़े बोल्डर्स यदि कहीं पर स्थित है तो वो बहुत बड़े कणों के अंतर्गत आएंगे। एक दूसरा आता है आपका बारीक कण। बहुत ज़्यादा बारीक कण, रेत के कणों के समान यदि कोई कण दिखाई दे रहा है तो वो आपका बारीक कण के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है कणहीन, जिसमें कण ही नहीं हो, यानी जैसे हम क्ले देखते हैं, चिकनी मिट्टी या ग्लास जो होता है उसमें कण नहीं दिखाई देते हैं तो वो कणहीन या ग्लास के रूप में कहलाएगा। और एक आती है टुकड़ों वाली सेल, यानी एक परत रूप में, वैसे परत पाई नहीं जाती है इसमें लेकिन टुकड़े होते हैं, और टुकड़े नुमा जो सेल होती है वो चौथे नंबर पर आती है आपके कणों के आधार पर। इस प्रकार से हमने आपके
आग्नेय सेलों का वर्गीकरण यहाँ पर किया है उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में, आंतरिक या मध्यवर्ती को यहाँ पर 4-5 भागों में, बैथोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ सेल और डायक। रासायनिक आधार पर अम्लीय आग्नेय सेल, क्षारीय या पैठिक और अल्ट्रा या बेसिक। और कणों के आधार पर बहुत बड़े कण, बारीक कण, कणहीन या ग्लास या टुकड़े वाली सेल। और इसके जो उदाहरण यदि आपसे पूछे जाए तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मेसा, बूटी और क्वेस्टा के रूप में यहाँ पर जाने जाएंगे। ठीक है, ये आपका आग्नेय का वर्गीकरण यहाँ पर हुआ है। अगले वीडियो में आपको अवसादी और रूपांतरित सेलों का वर्गीकरण किया जाएगा। जय हिंद।